आज हम लोग ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में 25 प्रश्न हो चुके हैं और इससे आगे वाले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, संधि के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? ये तो सबको पता होगा, कमेंट करिए। संधि के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संधि के कुल मुख्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये संधि के 3 मुख्य भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिग धन अंबर, दिग धन अंबर, दी धन अंबर या दिगम धन अंबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर कमेंट करिए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर हो जाएगा। यदि पूछता है इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? दिगंबर, व्यंजन संधि। और यहाँ पर का अपने तीसरे वर्ण में बदलकर गा हो गया है, जिससे दिगंबर की जगह दिगंबर हो गया। ठीक है, का गा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ना धन अन, ने धन अन, नए धन अन, नो धन यन। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ने धन अन। यदि पूछता है नयन में कौन सी संधि हो जाएगी, तो नयन में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है नयन, स्वर संधि। इसी तरह इसके अन्य उदाहरण है पवन, ठीक है, और नायक और पावक। ये सारे क्या हैं? ये अयादि संधि के उदाहरण है। ठीक है, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन, पवन हो जाएगा। नय धन अक, नय धन अक, नायक हो जाएगा। पौ धन अक, ये क्या हो जाएगा? पाव। ये सारे अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इसका उत्तर क्या हो जाए? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहेगी उसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। ठीक है, ये ही 2 पद होते हैं। जहां पर पूर्व पद प्रधान होगा वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जहां पर उत्तर पद प्रधान होगा वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहां पर दोनों प्रधान हो जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। जहां पर दोनों नहीं होंगे बल्कि अन्य दोनों मिलकर अन्य की ओर इशारा करेंगे वहां पर बहुव्रीहि हो जाएगा। और जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होगा वहां पर द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर दोनों पद में प्रथम पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है,
पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? अभी इसको हम लोग देख चुके हैं। तो कमेंट करिए पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है। पूर्व पद जो है संख्यावाची विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। और इसमें क्या होता है? समूह या समाहार का बोध कराता है। समूह या समाहार का बोध कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी तरह राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ठीक है, दिन रात, ये सारे क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होगा। तो जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा नील कमल। ठीक है, जहां पर विशेषण विशेष का संबंध होगा वहां पर कर्मधारय हो जाएगा। इसी तरह अन्य उदाहरण है नील गगन। ठीक है, फिर है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होगा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाक्रम, ये सारे क्या हैं? प्रतिदिन, आजन्म, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास की। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, प्रा या उप? पहले देख लेते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये पहले लगते हैं। ठीक है, और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बाद में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। ठीक है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। उत्तर हो जाएगा प्रति। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है? सुशिक्षित, सत या इत? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुशिक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बचपन और लड़कपन में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय कौन सा लगा है? अन, पन, ना या अपन? प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचपन में कौन सा प्रत्यय लगा है? लड़कपन में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो यहाँ पर पन प्रत्यय लगा है। ठीक है, बचपन और लड़कपन। अगला प्रश्न है मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई, ढाई, ई या ठा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका पहले देख लेते हैं। मीठा धन आई बन गया मिठाई। ठीक है, तो यहाँ पर आई प्रत्यय हो गया। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आई। इसके बाद अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? यदि बुद्धिमत्ता हो, और दूसरा इसका विकल्प है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? बुद्धिमान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यदि बुद्धिमत्ता हो, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम?
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न है जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। यह मकान मेरा है, वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, पुरुषवाचक विशेषण, निजवाचक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण। यह मकान मेरा है में यह क्या है? कैसा? यह जो है क्या है, किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला हो गया गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है रमेश बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? तेज शब्द पूछ रहा क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रमेश बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है तेज शब्द क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में किससे प्रश्न किया जाता है? सकर्मक क्रिया के लिए किससे प्रश्न किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन, क्या या किसको, कहाँ, क्यों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा क्या या किसको। फिर अगला प्रश्न है बच्चे खेल चुके हैं, वाक्य में काल का कौन सा भेद है? बच्चे खेल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या वर्तमान काल। और चौथा है अपूर्ण भूतकाल। घ नंबर है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, घ नंबर है अपूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काल से प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चे खेल चुके हैं। इसमें क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। तो ग वाला उत्तर सही हो जाएगा। काल भी पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल, भविष्यत काल। इन तीनों के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के कितने कितने भेद होते हैं कमेंट करिएगा, तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेड़ से सेब गिरा। इस वाक्य में कारक की विभक्ति क्या है? कारक विभक्ति पूछ रहा है, जुड़ना, अलग होना, साधन या अधिकार। इसका उत्तर क्या हो जाए? पेड़ से सेब गिरा यानी पेड़ से सेब अलग हो गया है। यहाँ पर तो अलगाव हो रहा है, जहाँ पर वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हे राम रक्षा करो में कारक है कर्ता, संबोधन, अधिकरण या कर्म। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हे राम रक्षा करो में कारक है, कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा संबोधन। जहाँ पर ये चिन्ह लगा रहेगा वहाँ पर संबोधन हो जाएगा। ठीक है, कर्ता की विभक्ति क्या है? ने।
अधिकरण की क्या है, में, पै, पर। कर्म की विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को। और क्या बचा है, कारण की क्या हो जाती है, से, के द्वारा, से या के द्वारा। इसके बाद क्या बचा है, अभी संप्रदान है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान का क्या हो जाएगा, से अलग होने के अर्थ में। जहां पर अलगाव होगा वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध एक बचा है, संबंध। संबंध की विभक्ति क्या है, संबंध कारक की, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, प्राण, दर्शन, जनता या आंसू। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो इसमें जनता जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुवचन में प्राण भी प्रयुक्त होता है, दर्शन भी प्रयुक्त होता है, और आंसू भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। जनता जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाएगी, बाकी प्राण, दर्शन और आंसू ये सब क्या है, हमेशा बहुवचन में इनको माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवयित्री, कवित्री, कवित्री या कविया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबको पता है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। ठीक है, और ये प्रश्न अक्सर शुद्ध शुद्ध में भी आता है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कवयित्री कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए। कवयित्री कैसे लिखा जाएगा, कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, इसी तरह एक और शब्द है, क्या है, आशीर्वाद। आशीर्वाद हमेशा पूछा जाता है, किस तरह लिखा जाता है, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और शब्द है, उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है, गज, गुजर, नाग या मदन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। हाथी का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा मदन नहीं है। मदन किसका पर्यायवाची है, मदन कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची मदन है। अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होता है। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अमर, अजीव, अनश्वर या अचल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो कभी ना मरे उसके लिए हो जाएगा अमर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधा व्यक्ति, एकमात्र सहारा, लाठी होना, कष्ट देना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। राई का पहाड़ बनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, कमेंट करिए। पहाड़ खोदना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना, बड़ा काम करना या राई उगाना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राई का पर्वत बनाना। इस मुहावरे का उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। राई का पर्वत बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। ठीक है, उत्तर हो जाएगा छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। फिर अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं,
उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन, अवनति, गिरना या उठान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। ठीक है, उत्थान का विलोम पतन होता है। तो और अवनति किसका हो जाएगा? उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है? अवनति होता है। 50 प्रश्न हो चुके हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था और इसमें हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।